और अब खबरें विस्तार से। 2000 रुपए के नोटों को बदलने की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है और आम जनता को काउंटर पर 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी। एक व्यक्ति एक बार में केवल 20,000 रुपए तक के नोट ही बदल सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आज से ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और 23 मई यानी आज से आप 2000 रुपए के नोट को बदल या जमा कर सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीएन मिश्रा। तो टीएन मिश्रा, जिस तरह से आज ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है 2000 रुपए के नोटों को बदलने की, तो क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं आपके क्षेत्र में? कल से ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कल करीब 90 करोड़ रुपए के नोट जो है लखनऊ में बदले गए और इसके बाद पूरे यूपी में जहां संख्या करीब 900 करोड़ बताई जा रही है। तो कुल मिला लेकिन अफरा तफरी नहीं है। अभी मैं यहाँ लखनऊ की सबसे बड़ी शाखा एसबीआई की जो मेन ब्रांच है वहां पे मौजूद हूँ और यहाँ मैं सुबह से देख रहा हूँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं यही कुछ लोग आए, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आप बताएं। हाँ 2000 के नोट को लेकर क्या आपका कहना है? सर, कोई दिक्कत नहीं, 2000 की नोट सामान्य है, बदल दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बदलने में कोई समस्या नहीं है। नहीं सर। तो देखिए ये आवेदक है, खुद बता रहे हैं इनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। और मैं यहाँ से एसबीआई का जो मेन इंचार्ज सिस्टम है जहाँ पे नोट्स ऑटोमेटिक सिस्टम जमा किए जा रहे हैं, अकाउंट होल्डर खुद जाए और वो मशीनों में अपना नोट ऑटोमेटिक खुद जमा कर सकता है, उसके लिए किसी काउंटर में जाने की जरूरत नहीं है अगर खाता धारक है तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा जो संचालक यहाँ के हैं कि वो क्या जो है सिस्टम है। भैया सिस्टम बता दें क्या है आपका? नॉर्मल बेसिस में जैसे आदमी आता है, सीडीएम मशीन लगी हुई है, सीडीएम मशीन में आराम से आदमी पैसा जमा कर सकता है जी। और उन पर 49,900 रुपये आराम से जमा कर सकता है। इसमें 2000 के हैं, 500 के हैं, 200 के, 100 के हैं, आराम से डिपॉजिट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका कोई चार्ज है? इसका कोई चार्ज नहीं है। एटीएम यदि कार्ड है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, विदाउट एटीएम कार्ड होता है तो उस पर चार्ज पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए ये स्थिति है। मैं रियाज से कहूँगा बस सारे सिस्टम जो है यहाँ काफ़ी मशीनें लगी हुई हैं कि इन मशीनों में क्या है कि आदमी खुद जाए, अपना 2000 का नोट डाले, अकाउंट नंबर अपना डेबिट कार्ड टच करे और उसके बाद मोबाइल नंबर और जो अकाउंट नंबर डाले और वो पैसा सीधे जमा हो जाएगा और स्लिप मिल जाएगी। तो ऐसा एसबीआई ने इंतजाम यहाँ कर रखा है। दूसरा यहाँ के लोगों का कहना है जो 2 दिन से भीड़ थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अगर पहले पर डे मान लिया 20 लोग आ रहे हैं तो आज वो 60 लोग आ रहे हैं, भाई इतना ही असर है। और बाकी जो है कोई अफरा तफरी नहीं है, लोग आराम से आ रहे हैं, उनके नोट बदले भी जा रहे हैं और जिनके अकाउंट हैं वो सीधे मशीन में डिपॉजिट कर रहे हैं। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो एसबीआई में तो काफी अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है, काफी अच्छी सुविधाएं भी वहां पर मुहैया कराई गई है। लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या उन्हें अपने ही बैंक के ब्रांच में 2000 रुपए के नोट बदलवाना या एक्सचेंज करवाना जरूरी है या वो किसी अन्य ब्रांच में भी जाके बदलवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी जाकर बदलवा सकते हैं या अपना जमा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑटोमेटिक डिपॉजिट मशीन तो हर जगह लगी हुई है। अगर अकाउंट नंबर है उसका तो जिस बैंक का हर ऑटोमेटिक मशीन है वहाँ जमा कर देता है। लखनऊ में आरबीआई का जो मेन ऑफिस है वहाँ पे सुविधा सबके लिए दी गई है। वो किसी बैंक का आवेदक हो, वहाँ का उपभोक्ता हो, लेकिन आरबीआई सबके नोट बदलेगा। वो कहीं जाकर के आरबीआई गोमती नगर में है और यहाँ गोमती नगर में नोट बदल सकता है। इसके लिए प्रदेश भर के लोग आ सकते हैं, कहीं के भी आएंगे तो आरबीआई का मुख्यालय है, कोई समस्या नहीं है। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, और अगर किसी को 20,000 रुपए की नकदी से ज्यादा की जरूरत है तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों को क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी आपने बताया जो है संचालक है उन्होंने बताया 49,000 रुपए तक जो है ये जमा कर सकता है और 49,000 तक के में कोई दिक्कत नहीं है। 49,000 के बाद ये लोग समस्या जो है होगी जो होगी। लेकिन अगर दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा करता है कोई तो जरूर से जो है पूछा जाएगा कि आप कौन, आपके कौन है, उससे उसका संबंध क्या है और वो पैसा क्यों उसके अकाउंट में जमा कर रहे हैं। तो ये दूसरे के अकाउंट जमा करने के बाद है, सेल्फ के लिए कोई ऐसी सीमा नहीं है। ठीक है टीएन मिश्रा, तो ये कुछ ऐसे सवाल जो जनता के मन में थे और फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 12 बजे अपने आवास पर बैठक करेंगे और बता दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के संबंध में ये बैठक होनी है। शाम 6:30 बजे 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी और विभागों के साथ मंगल बैठक होने जा रही है। और लखनऊ से अनूप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनूप, विभागों के साथ आज बैठक होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेलो युवा कल्याण जो
के डॉक्टर नवनीत सहगल खेलो इंडिया खेलों के तहत आज बैठक होने वाली है। और उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने हुए हैं उनकी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको अपडेट करेंगे। और खासकर एथलीटों को स्वागत किस तरीके से होगा, उनके किसी प्रकार की दिक्कत न हो, या फिर 25 मई को लखनऊ बीबीडी यूनिवर्सिटी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसको किस तरीके से करना है, इसका समापन 3 जून को वाराणसी में होने वाला है। तो इन सब चीजों कार्यक्रमों को लेकर के जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खेल के उत्साह की बात करें या फिर जो खिलाड़ी हैं उनके सम्मान की बात करें, लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5 कालिदास मार्ग पर बैठक करने वाले हैं, जिसमें इन सब चीजों का उसमें देखेंगे किस तरीके से कार्यक्रम की तैयारियां हैं। और शाम को 6:30 बजे नीति आयोग की बैठक है, जिसमें तमाम विषयों को लेकर वहां पर चर्चाएं होगी। इस बैठक में विभाग के तमाम जो अफसर हैं वो उसमें पहुंचने वाले हैं और विभाग के मंत्री भी इसमें बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री लगातार जो विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, विभागों में क्या काम हुआ है और आगे किस तरीके से काम करना है। पहले जब सरकार बनी थी तो आपने देखा था कि उन्होंने 100 दिन का काम दिया था, 100 दिन में कितना काम करना है। उसके बाद 6 महीने का टारगेट दिया, 6 महीने के बाद 1 साल का, और अब लगातार उसकी समीक्षा भी बैठक करते हैं कि किस तरीके से विभागों में अब तक काम चल रहा और आने वाले समय में क्या कुछ कमियां रह गई हैं और आगे किस तरीके से काम करना है। तो यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मार्ग पर विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं। और उसी की आज क्रम में आज खेलो इंडिया गेम्स है उसको लेकर के आज बैठक है। नीति आयोग की 2 बैठकें आज लखनऊ 5 कालिदास अपने सरकारी आवास पर करने वाले हैं। बिल्कुल अनूप, तो जहां एक तरफ खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये बैठक आयोजित की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो पहलवानों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को जमकर घेरने का काम कर रहा है। और देखिए, पहलवानों को लेकर हालांकि मामला थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है लगातार। जिस तरीके से दिल्ली जंतर मंतर पर पहले भी काफी लंबे समय से धरना चला, लेकिन अब क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में तमाम जो 4 साल के जो पुराने जो विवाद होते हैं, इस तरीके से जो इसमें एक जनता डाइवर्ट होती है, जनता का मूड बदलता है, इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष उठाने की कोशिश करता है। मुझे लगता जिस तरीके से दिल्ली में एक धरना चल रहा था, उसके बाद उसमें अब तक कोई कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है, मुकदमा लिखा जा चुका है, उसकी जांच चल रही है, मामला कोर्ट में भी संज्ञान में है। तो ये सब चीजें कोर्ट के साथ साथ जब पुलिसिया कार्रवाई ये सब विवेचना चल रही, तो उस पर मुझे लगता बहुत ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनावी साल है, ऐसे में तमाम विवाद इस तरीके से आते हैं जो कि जनता को छोटी छोटी पार्टियां हैं या बड़ी पार्टियां हैं, वो जनता के हितैषी बन के जरूर आते हैं, लेकिन 4 साल वो 5 साल दिखाई नहीं पड़ते हैं। 5 सालों के जो अंतिम साल है, चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, वो अपनी जमीन तलाश रहा है। भले ही मुद्दा तमाम हो, बेरोजगारी के हो, भ्रष्टाचार के हो, या फिर शिक्षा या स्वास्थ्य विभाग के हो, लेकिन कहीं न कहीं 4 साल के बाद जब चुनावी साल है, सरकार को इन सब चीजों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सत्ता पक्ष होता है। सरकार के प्रदेश या देश की बात करें तो इन सब कामों को लेकर हालांकि विपक्ष अब कितना मजबूत रहेगा, कितनी उसकी बातें जनता मानेंगे, फिलहाल लोकसभा चुनाव का परिणाम ही तय करेगा। ठीक है अनूप, तो पल पल का अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के अभियान में जुटी भारतीय जनता पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर रैलियां करेगी। ये सभी रैलियां 20 दिनों के अंदर होंगी और इन रैलियों को पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई दिग्गज मंत्री संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी के साथ साथ अन्य प्रमुख मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्रियों से कार्यक्रम भेजकर समय मांगा है और एक रैली में कम से कम 10,000 लोगों की मौजूदगी होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी तमाम कार्यकर्ता रैलियों से जुड़ेंगे। तो अनूप का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अनूप, जिस तरह से आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है, क्या कुछ तैयारी रहने वाली है, क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है?
देखिए, निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य अब 2024 का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। निश्चित रूप से जिस तरीके से जो निकाय चुनाव में जिस सीटों पर भाजपा की हार हुई है उन पर मंथन किया गया है, किस तरीके से उन जो बूथों पर या फिर उन क्षेत्रों में किस तरीके से भाजपा अपने लोगों को वहां पर या फिर वहां के वोटर्स को किस तरीके से समझाती है। उसी क्रम में करीब 9 साल पूरे होने वाले हैं। 30 तारीख को 9 साल मोदी सरकार को हो जाएंगे। तो ऐसे में जो मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां हैं उनको लेकर एक उत्सव, एक महा जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने जा रही है। उसी के साथ 80 लोकसभा उत्तर प्रदेश में है। इसी वजह से हर लोकसभा वार एक रैली वहां पर जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें तमाम दिग्गज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम जो दिग्गज हैं, वो चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या फिर राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह की बात करें या फिर राजनाथ के साथ या फिर तमाम जो और दिग्गज जो नेता हैं वो जेपी नड्डा की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो सब उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं रैली करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ से अपेक्षाएं भी बहुत हैं और ये माना भी जाता है जो पार्टी उत्तर प्रदेश को फतेह करती है, उस दिल्ली का रास्ता उसके लिए साफ हो जाता है। और यही वजह है, आपने देखा 2014 से और अब तक भारतीय जनता पार्टी की सबसे एक और बड़ी जीत यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हुई है। उत्तर प्रदेश से सीटें जो बढ़त में मिलती है वो जाके कहीं ना कहीं कवर होता है। एक बार फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार हैट्रिक मारने के लिए तैयार है और लगातार तैयारी कर रही, क्योंकि 2 बार सरकार मोदी की बन चुकी है लगातार, और तीसरी बार की वो लेकर भारतीय जनता पार्टी सभी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। खासकर 2022 के जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए थे उनके जो जिन सीटों पर हार मिली थी उनको देखते हुए या फिर निकाय चुनाव में देखते हुए ये सब चीजों को लेकर मंथन भी हो रहा है। संगठन में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इन सब कमियों को लेकर साथ साथ इस बार क्योंकि सभी वर्गों को साधने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती जरूर होगी या फिर विपक्ष भी कहीं ना कहीं अब अपनी मजबूत करने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं। और खासकर इस बार विपक्ष की लोकसभा में भूमिका बिहार से शुरू हुई है। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं, ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर चुके हैं। यानी कहा जा सकता है कि इस बार जो विपक्ष की भूमिका जो निभाएगा वो बिहार से जो शुरुआत होगी और एक महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाला है। तो अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से उस महागठबंधन को देखेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा चुनाव इस बार मजबूती से लड़ने वाली है उसको किस तरीके से जनता देखने वाली है। फिलहाल ये आने वाला चुनाव परिणाम ही तय करेगा। बिल्कुल अनूप, तो जिस तरह से आपने बोला कि महागठबंधन बन सकता है और एक तरफ जहां भाजपा मंथन भी कर रही है, चिंतन भी कर रही है और दूसरी तरफ महागठबंधन की बात चल रही है, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में इनके मंथन और चिंतन से टेंशन बढ़ने का काम जरूर हुआ है। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार केंद्र में बन चुकी है, दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश पे बन चुकी है, अब हैट्रिक की तैयारी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जातिगत समीकरणों पर बहुत निर्भर करती है। हालांकि 2014 से अगर देखा जाए अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटे चुनाव हो या बड़े चुनाव हो उनको जीतते चली आ रही है, लेकिन ये 2024 का चुनाव थोड़ा सा कठिन जरूर होगा, क्योंकि अभी देखा आपने कर्नाटक का जो फैसला आया है वो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चुनौती दिया है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बाकी के जो राज्य हैं, खासकर सबसे बड़ा जो राज्य उत्तर प्रदेश की बात है जहां पर जाति समीकरण बहुत ही मायने रखते हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी मेहनत करती है और जाति समीकरण कितना फिट उत्तर प्रदेश में बैठती है, क्योंकि ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में उनको जिताऊ प्रत्याशी की तलाश होगी, क्योंकि लोकसभा में जातिगत समीकरण भी फिट बैठे हैं और क्षेत्र की जनता है उसके लोकप्रिय भी ऐसा प्रत्याशी हो। तो इन सब चीजों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बैठकों में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी को जाएगी, फिर दिल्ली से मोहर लगे कि आगे की किस तरीके से रणनीति अपनानी है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिला सके देश में। ठीक है।
तो हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर से कमल खिलाने के लिए भाजपा ने तो कमर कस ली है, तब तैयारियों में भी जुटी हुई है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। यूपी की 19 सीटों पर कांग्रेस ज्यादा फोकस करेगी और साथ ही बताना चाहेंगे कि 2014 और 2019 में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली सीटों पर भी उनका ज्यादा फोकस रहेगा। उधर अगर बात करें उत्तराखंड की खबर की, तो उत्तराखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावनाएं भी जताई गई हैं और बताना चाहेंगे कि 24 और 25 मई को बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी रहेगा। ओलावृष्टि की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है। तो ओलावृष्टि की भी संभावना को जताया गया है और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेता हुआ नजर आने वाला है और जिसको लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है। तेज गर्जना के साथ बारिश भी हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है और 24 और 25 मई के बाद मौसम के मिजाज बदलते हुए नजर आ सकते हैं। ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है, तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट को जारी कर दिया है। और नवीन शुक्ला इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नवीन, जिस तरह से 24 और 25 मई के बाद मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बदलता हुआ नजर आ सकता है, तो इसका क्या लगता है कि क्या कुछ असर चार धाम यात्रा पर, केदारनाथ धाम की यात्रा पर? जी मनीषा, निश्चित तौर पर एक बार फिर से उत्तराखंड का जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने इसकी जानकारी भी दी है। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है और चार धाम यात्रा में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। मौसम विभाग समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है कि जो भी यात्री आ रहे हैं वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही उत्तराखंड की तरफ रुख करे। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है, तो सजगता सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मौसम विभाग ने फिर से एक बार एडवाइजरी जारी की है कि उत्तराखंड में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की बात करें तो लगातार जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं। हालांकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बारिश जरूर हो रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 24 और 25 के लिए फिर से जो ऑरेंज अलर्ट है उसे जारी किया है। साथ ही बताना चाहूंगा कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरीके से सजग है। लगातार यात्रा मार्गों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात करें तो शासन और प्रशासन की टीम जो है वह लगातार लगी हुई है। किसी भी प्रकार से यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और साथ ही मौसम विभाग ने फिर से एक बार एडवाइजरी जारी की है कि जो भी यात्री आ रहे हैं वह मौसम का मिजाज देखते हुए ही उत्तराखंड की तरफ यात्रा करें। तो समय समय पर मौसम विभाग अपनी जानकारियां लोगों को साझा करता हुआ भी नजर आता है और इस बार भी मौसम विभाग ने 24-25 के लिए एडवाइजरी जारी की है। बिल्कुल नवीन, तो चारधाम यात्रा को लेकर तो तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, लेकिन इन दिनों देश में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसके चलते लोग पहाड़ी क्षेत्रों का काफी ज्यादा रुख कर रहे हैं। तो वहां पर सैलानी पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंच रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां? जी मनीषा, निश्चित तौर पर अगर मैं मैदानी क्षेत्रों की बात करूं, अगर राजधानी देहरादून की बात करूं तो वहां पर जरूर गर्मी है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम में मतलब ठंडक है। तो कहीं ना कहीं मौसम को देखते हुए जो पर्यटक आ रहे हैं उनकी सुविधा को देखते हुए शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि जो भारी तादाद में श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं, तो उनकी रहने की और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे भी शासन और प्रशासन व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि यात्रियों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। इसके साथ ही अगर बात की जाए उधम सिंह नगर, देहरादून समेत हरिद्वार जो मैदानी जिले हैं वहां पर गर्मी जरूर है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर मौसम जो है वो खुशनुमा है। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी एक राहत की बात जरूर दे रखी है। लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि जो लोग यात्रा पर आ रहे हैं, खास करके केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं, वह मौसम का मिजाज देखते हुए उत्तराखंड की यात्रा करें, चारधाम यात्रा करें, केदारनाथ धाम की यात्रा करें। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।